Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on target costing. NEC Limited forms a committee consisting of its production, marketing and finance directors to prepare a budget for the next year. NEC Limited एक कंपनी बनाता है जिसमें कौन कौन है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस डायरेक्टर है. किस चीज़ के लिए कमिटी बनाता है? टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर. कमिटी सबमिट्स अ ड्राफ्ट बजट एज डिटेल्ड बिलो. कंपनी एक ड्राफ्ट बजट सबमिट करती है, उसकी डिटेल्स दी हुई है. Particulars rupees. Selling price per unit rupees 50. Direct material cost per unit rupees 9. Direct labor cost per unit rupees 9. Variable overhead per unit 3 hours लगते हैं एक यूनिट को और @2. एक यूनिट को कितने लगते हैं? 3 hours और एक आवर को कितने लगते हैं? ₹2. सो 3 hours into ₹2 per hour, that is ₹6 per unit. ठीक है. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट में आवर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है. लेकिन आपको पता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट जो लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड है उनके आवर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट. वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स आर सेम एज ऑफ डायरेक्ट लेबर. सो ये भी क्या हो जाएंगे? 3 आवर्स हो जाएंगे, राइट. और ये क्या है? ₹9 पर यूनिट. सो ₹9 पर यूनिट डिवाइडेड बाय 3 आवर्स इज इक्वल टू ₹3 पर आवर. Right now contribution per unit 26. 50 minus 9 minus 9 minus 6, right. मतलब 50 minus 9 plus 9 plus 6 ये क्या है? 24 है. सो 50 माइनस 24 कितना हुआ? 26 हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. बजटेड सेल्स क्वांटिटी 25,000 यूनिट्स. बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 यूनिट्स है सेल्स क्वांटिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 26. सो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 इंटू 26 6,50,000 लेस बजटेड फिक्स कॉस्ट 5 लाख. बजटेड प्रॉफिट 6,50,000 माइनस 5 लाख दैट इज 1,50,000 रुपीज. ये क्या हो गया? ड्राफ्ट बजट हो गया, राइट. बट द मैनेजमेंट इज नॉट हैप्पी विद द बजटेड प्रॉफिट एज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स. देयरफॉर इट आस्क्ड द कमिटी टू प्रिपेयर अ बजट टू अर्न एटलीस्ट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख. मैनेजमेंट खुश नहीं है इस प्रॉफिट से, बजटेड प्रॉफिट से, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट. हमको इस साल ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, सेम प्रॉफिट थोड़ी कमाते रहना है. तो वो बोलता है कमिटी को कि ऐसा बजट बनाओ जिसमें प्रॉफिट क्या है? 3 लाख रुपीज है. टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट द कमिटी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशन. लेकिन कमिटी बोलती है अगर आपको टारगेट प्रॉफिट चाहिए 3 लाख का तो ये सजेशंस है. यूनिट सेलिंग प्राइस शुड बी रेज टू ₹55. यूनिट सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? शुड बी रेज टू ₹55. वो कितना था बजटेड ड्राफ्ट बजट में? ₹50 था. इट शुड बी इंक्रीज टू ₹55 अगर आपको क्या टारगेट प्रॉफिट चाहिए 3 लाख का. उसके अलावा क्या चेंजेस? सेल्स वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज बाय 5,000 यूनिट्स. यानी पहले कितनी थी ड्राफ्ट बजट में? 25,000 यूनिट्स. अब 5,000 यूनिट्स से बढ़ जाएगी तो 30,000 यूनिट्स. To attain the above said increase in sales, the company should spend 40,000 for advertising. अब ये जो said increase in sales है 25,000 से 30,000, आपको वो 3 लाख प्रॉफिट के लिए 30,000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो इंक्रीज इन सेल है 25,000 से 30,000 तक, यानी 5,000 जो इंक्रीज इन सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए, 5,000 से सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा ₹40,000. प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट शुड बी रिड्यूस. प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट शुड बी रिड्यूस्ड, राइट. अभी जितना प्रोडक्शन टाइम है उससे रिड्यूस करना पड़ेगा प्रोडक्शन टाइम. अभी कितना है प्रोडक्शन टाइम? पर यूनिट का प्रोडक्शन टाइम है 3 इयर्स, राइट. आपको दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट में 3 आवर्स. सो पर यूनिट का प्रोडक्शन टाइम कितना है? 3 आवर्स है, राइट. To win the acceptance of the workers in this regard, the early rate should be increased by ₹3 besides an annual group bonus of ₹30,000. अब क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन टाइम अभी क्या है ₹3 है, उसको आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है. उसके लिए लेबर को और इफेक्टिवली काम करना होगा, राइट. अगर उसको इफेक्टिवली काम करना है तो ऑफ कोर्स उसको क्या कुछ बेनिफिट्स देने होंगे. तो उसके लिए अर्ली रेट शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹3 एंड एनुअल ग्रुप बोनस ऑफ ₹30,000. अगर आपको प्रोडक्शन टाइम कम करना है, अभी एक यूनिट को कितना लग रहा है? 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है.
अभी एक यूनिट को कितने लग रहे हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट कम करना है तो उसके लिए आपको लेबर को कुछ बेनिफिट देने होंगे, राइट। वो जितना स्लो काम करे वो उतना ही स्लो करेंगे ना, वो क्यों बढ़ाएंगे अपनी स्पीड। लेकिन आपको तो क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट क्या करना है, कम करना है। तो आपको लेबर के अर्ली रेट को 3 रुपए से इंक्रीज करना पड़ेगा और एनुअल ग्रुप बोनस देना पड़ेगा 30,000 का, राइट। There is no change in the amount and rates of other expenses. The company has sufficient production capacity. कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सफिशिएंट है, राइट। 30,000 आराम से वो प्रोड्यूस कर सकती है और कोई भी चेंज नहीं है कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस में। As the implementation of the above proposal needs the acceptance of the workforce to increase the speed of work and to reduce the production time per unit, the board wants to know the extent of reduction in per unit production time. ठीक है, अब आपको क्या कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रपोजल का, उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, किससे, वर्कफोर्स से। क्यों, अपना स्पीड बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट कम करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए वर्कफोर्स से। तो बोर्ड को क्या बताना है, The board wants to know the extent of reduction in per unit production time. आपको extent of reduction बताना है in per unit production time, right? मतलब क्या, अभी एक यूनिट बन रही थी कितने में, 3 आवर्स में बन रही थी एक यूनिट, प्रोडक्शन टाइम कम करना है, ठीक है। मतलब कि लेबर को अपनी स्पीड बढ़ानी है, राइट। तो लेबर एक्सेप्टेंस देना चाहिए उस चीज के लिए, इसलिए बोर्ड जानना चाहता है कि ये जो आवर्स है पर यूनिट वो कितने से रिड्यूस होंगे, राइट। ये जो नया टाइम है वो कितना कम है इस पुराने टाइम से। 3 आवर्स है पुराना टाइम पर यूनिट का, जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से कितना कम है, राइट। वो स्पीड बढ़ाने के लिए ₹3 पर आवर से उनकी वेजेस बढ़ाई गई और 30,000 ग्रुप बोनस एनुअली दिया गया। कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एंड द टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट। आपको टारगेट प्रोडक्शन पर यूनिट यानी जो नया है प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, अभी तो कितना है, 3 आवर्स है, न्यू वाला निकालना है प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट और टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट टाइम टू बी रिड्यूस। अगर आपने ये न्यू निकाल लिया, पहले था 3 आवर्स, न्यू निकाल लिया, ठीक है, तो टाइम टू बी रिड्यूस पर यूनिट कैसे आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, टाइम टू बी रिड्यूस्ड, राइट। अगर न्यू आ गया और ओल्ड तो आपको पता ही है 3 आवर्स पर यूनिट है, तो टाइम टू बी रिड्यूस निकल जाएगा। आइडेंटिफाई द अदर प्रॉब्लम्स दैट में अराइज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम एंड ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन। आपको क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है जो अराइज हो सकती है ड्यू टू डिक्रीज इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम। यूनिट प्रोडक्शन टाइम आप रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उससे दूसरी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसके रेमेडियल मेजर्स बताने हैं। थर्ड, स्टेट द मोस्ट सुटेबल सिचुएशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग की एडॉप्शन की मोस्ट सुटेबल सिचुएशन आपको बतानी है, राइट। तो ये तीनों आपको सॉल्व करने हैं, ये 2 थ्योरेटिकल है, एक को आपको प्रैक्टिकल है। कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एंड द टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट। तो बेसिकली आपको टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट निकालना है। आपको यूनिट्स पता है कितनी है, टारगेट यूनिट्स 30,000 टारगेट यूनिट्स है, राइट। अगर आपने क्या निकाल लिया, टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट निकालनी है, आपको पास कितनी यूनिट्स है, 30,000 यूनिट्स है, इतना पता है। तो आपको क्या निकालना है, टारगेट वेरिएबल एंड ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि आवर्स का यूज किस में है, लेबर कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। तो अगर आपने टारगेट लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो उसके आगे कैलकुलेशन करके टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट निकाल लेंगे आप, राइट। आपको दिमाग में ये रखना है कि आवर्स का यूज किस में, आवर्स का यूज वेरिएबल ओवरहेड और लेबर कॉस्ट में है, राइट। सो अभी आपको क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। आपको टारगेट निकालना है, टारगेट कॉस्ट निकालना है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो उसके लिए 10 रुपीज पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो देखिए, टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स कितनी है, देखिए हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 से कितना हो गया, 55 हो गया, ₹55 पर यूनिट हो गया।
और कितनी यूनिट सेल होनी चाहिए, टारगेट क्वांटिटी कितनी हो गई, 25,000 से कितनी हो गई, बढ़ के 30,000 हो गई. सो इट इज 16,50,000. ये क्या हो गया, टारगेट सेल्स, राइट. लेस, इसमें अगर सेल्स में से हम टारगेट सेल्स जो है उसमें से टारगेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट आ जाएंगे. टोटल टारगेट प्रॉफिट 3 लाख, क्या है, गिवन है. सो टारगेट कॉस्ट कितना है, 13,50,000. ये टोटल टारगेट कॉस्ट है. इसमें से अब बाकी कॉस्ट माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से, तो क्या बचनी चाहिए आपके पास, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड टारगेट कॉस्ट. ठीक है, तो बाकी कौन कौन सी कॉस्ट है देखते हैं हम. बाकी कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 9. तो 30,000 यूनिट्स के लिए 9 इंटू 30,000 मतलब 2,70,000. उसके बाद ये दोनों तो निकालनी है आपको. उसके बाद और कौन सी कॉस्ट है, बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है, बजटेड फिक्स कॉस्ट है 5 लाख. ठीक है, इसके अलावा और कौन सी कॉस्ट है, क्योंकि आपको सारी कॉस्ट माइनस करनी है, सिर्फ कौन सी कॉस्ट छोड़नी है, क्योंकि जब आपने सेल्स माइनस प्रॉफिट किया तो टोटल कॉस्ट आई, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है, तो बाकी सारी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कौन सी कॉस्ट बचेगी, वेरिएबल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. वो बस आपको माइनस नहीं करनी है, तो वो कॉस्ट आपकी बचेगी. सेल्स माइनस प्रॉफिट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में से बाकी कॉस्ट माइनस कर दिए, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड छोड़ के, तो सिर्फ वो क्या बचेगी, टारगेट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड. ठीक है, तो इसमें से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे, ग्रुप बोनस. ग्रुप बोनस है 30,000 का, वो माइनस कर देंगे. और उसके अलावा और कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग रही है 40,000, वो माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट लग रही है. और कौन सी कॉस्ट लग रही है, लेबर और ओवरहेड लग रही है, लेकिन हम वो माइनस नहीं करेंगे. तो टोटल कॉस्ट में से जब बाकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी, लेबर और ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट माइनस नहीं होगी, तो बची हुई कॉस्ट किसकी रहेगी, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड की. ठीक है, ये टारगेट कॉस्ट टोटल है 13,50,000 लेस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. एक यूनिट को कितना, ₹9 इंटू 30,000 यूनिट्स, so it is 2,70,000. then less fixed cost कितनी, 50,000, सॉरी 5 lakhs. मैम फिक्स्ड कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे हैं इसमें हम, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है, राइट. ये कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है, तो इसमें से हमको सारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने, एक्सेप्ट जो हमको चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर. फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 5 लाख. देन लेस ग्रुप बोनस 30,000 लेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000. ठीक है, तो अभी बचेगा क्या हमारे पास, टारगेट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड. कितना बचेगा देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कितना है, 13,50,000. उसमें से हमने माइनस किया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2,70,000, माइनस 5 लाख किया फिक्स कॉस्ट, माइनस 30,000 किया ग्रुप बोनस, माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया 40,000, तो कितना बचा, 5,10,000. ये क्या हो गया, बचा हुआ कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड. ठीक है, अभी हम देखिए क्या करेंगे. ये कौन सा कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का टोटल कॉस्ट है. यूनिट्स कितनी है, 30,000 यूनिट्स है. ठीक है, 30,000 यूनिट्स है. अभी ये देखिए, और पर रुपीस पर आवर कितने देखते हैं अभी हम. ठीक है, ये टोटल टारगेट कॉस्ट है, उसके लिए रुपीस पर आवर कितने, ये न्यू
कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर पर प्लस वेरिएबल ओवरहेड की न्यू कॉस्ट है, ठीक है, टारगेट कॉस्ट है, ये जो गिवन है वो नहीं, टारगेट कॉस्ट है, ठीक है। तो वो उसके लिए रुपीस पर आवर कितने आएंगे, देखिए डायरेक्ट लेबर के ₹3 पर आवर, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड के ₹2 पर आवर, मतलब 5 रुपीज। और क्या बोला है कि अर्ली रेट वुड इंक्रीज बाय ₹3। तो समझ में आया, 3 + 3 + 2 मतलब ₹8 पर आवर। समझ में आ गया आपको, ₹8। मैम ये लेबर वेरिएबल ओवरहेड सब आपने ऐड क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ जो 5,10,000 है ये भी कॉस्ट ऐड करके ही है लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का। तो ये जो ₹3 है, ₹3 पर आवर, ये किसका है, ये ₹3 पर आवर है डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, प्लस ₹2 पर आवर ये किसका है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट। उसके बाद क्या है, ₹3 पर आवर, ये भी डायरेक्ट लेबर का है, ये इंक्रीज्ड, ठीक है, समझ में आया। ₹3 पर आवर रेट था डायरेक्ट लेबर का, ₹2 पर आवर रेट था वेरिएबल ओवरहेड का, और ₹3 पर आवर इंक्रीज रेट है। बोला था ना कि प्रोडक्शन टाइम अगर आपको रिड्यूस करना है तो पर आवर रेट विल बी इंक्रीज बाय ₹3 पर आवर, ठीक है। अभी क्या होगा, रुपीस डिवाइडेड बाय आवर इनटू यूनिट्स, और ये किस में है, रुपीस में, सो इज इक्वल टू रुपीज आ जाएगा क्या, नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, रुपीज डिवाइडेड बाय आवर इनटू यूनिट्स इज इक्वल टू रुपीज नहीं होगा, आपको रुपीज में आंसर चाहिए। और वैसे भी आप देखिए ना, ये बेस और ये सेम नहीं है, ₹, पर आवर इनटू यूनिट्स कुछ हो ही नहीं सकता। सो ₹, पर आवर आपके पास दिया हुआ है, लेकिन आपके पास टोटल आवर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल आवर्स नहीं दिए हुए हैं। अगर आप टोटल आवर्स से इसको इनटू कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा और पर यूनिट से, टोटल आवर्स नहीं, और पर यूनिट से इनटू कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर रुपीस में। वैसे भी आप देखिए, ₹, पर आवर इनटू यूनिट्स कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो ₹, पर आवर इनटू आवर्स पर यूनिट, ठीक है, सो ₹, पर यूनिट इनटू यूनिट, तो आंसर आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली अब आपको करना है, ये रफ वर्क था, राइट, लेट ₹, पर, ऊपर लिखते हैं, लेट आवर्स पर यूनिट बी x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंटू x इंटू 30,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 5,10,000 यूनिट्स। तो अब देखिए, ₹3 पर आवर, ₹2 पर आवर प्लस ₹3 पर आवर, सो ₹8 पर आवर इंटू x इंटू 30,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 5,10,000 रुपीज। सो बेसिकली अब ये क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू 8 कितना, 2,40,000 x इज इक्वल टू 5,10,000, x इज इक्वल टू 5,10,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, सो इट इज ₹2.125, सॉरी ये आवर्स है, राइट, आवर्स पर यूनिट, 2.125 आवर्स पर यूनिट। बेसिकली देखिए, आपको सबसे पहले निकाला आपने क्या, वेरिएबल ओवरहेड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाला, ठीक है, टारगेट वेरिएबल ओवरहेड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाला। तो आपने सेल्स माइनस प्रॉफिट किया तो टारगेट टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, उसमें से बाकी सारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए तो बच गया डायरेक्ट कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का। ये क्या है, टारगेट कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का, ठीक है।
अब आपके पास क्या है, टारगेट कॉस्ट है, आपके पास यूनिट्स है, और आपके पास क्या है, रुपीस पर आवर है। रुपीस पर आवर कैसे, डायरेक्ट लेबर का रुपीस पर आवर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड का रुपीस पर आवर गिवन है, और बताया कि डायरेक्ट लेबर के अर्ली रेट इंक्रीज हो जाएंगे ₹3 पर आवर से। मतलब टोटल ₹8 पर आवर का रेट है और 30,000 यूनिट्स है, लेकिन रुपीस पर आवर इंटू यूनिट्स कुछ भी नहीं होता है। सो रुपीस पर आवर इंटू आवर्स पर यूनिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आवर्स कैंसिल हो जाएंगे, रुपीस पर यूनिट बच जाएगा, ये हो जाएगा रुपीस पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स, राइट। सो इसके लिए लेट आवर्स पर यूनिट बी एक्स। तो आवर्स पर यूनिट आपने एक्स ले ली, 2,40,000 into x is equal to 5,10,000. So x is equal to 2.125 hours per unit, right? So आपके पास क्या निकल गई, hours per unit निकल गई 2.125 hours. So target production time per unit है, ये production time per unit is equal to 2.125 hours. ठीक है, टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट क्या है, 2.125 hours. सो प्रोडक्शन टाइम हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो प्रोडक्शन टाइम को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 hours माइनस 2.125 hours पर यूनिट। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 0.875 hours पर यूनिट से प्रोडक्शन टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको समझ आया, आपके पास ओल्ड प्रोडक्शन टाइम था, आपने टारगेट प्रोडक्शन टाइम निकाला, कैसे निकाला समझ आया, टारगेट कॉस्ट निकाला, आवर्स पर यूनिट को एक्स लिया, और आपने निकाल लिया टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, माइनस किया टारगेट टाइम को ओल्ड टाइम से, तो आपके पास क्या आ गया कि कितने से प्रोडक्शन टाइम हैज टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट, राइट। नाउ नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। Now second part, identify other problems that may arise in production due to decrease in unit production time. ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है due to decrease in unit production time, and also suggest the remedial measures to be taken, right? So target costing is applicable particularly for repetitive मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग जनरली कहाँ यूज होता है, जहाँ कहाँ है, रिपीटेटिंग मैन्युफैक्चरिंग। सम प्रोडक्ट्स undergo so much repetition that the reduced targets play as framework for design phase। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग पर्टिकुलरली कहाँ एप्लीकेबल होता है, जहाँ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग हो। कुछ प्रोडक्ट इतने ज्यादा रिपीटेशन के थ्रू जाते हैं कि जो रिड्यूस टारगेट है दैट प्लेज एज फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन फेज। जो रिड्यूस टारगेट है वो एज अ फ्रेमवर्क प्ले करते हैं फॉर व्हाट, फॉर डिजाइन फेज। ठीक है, वर्किंग अंडर प्रेशर टू रिड्यूस टाइम may have risk that the target costing may not succeed to address overall
improvement in performance, right? अगर आप प्रेशर में वर्क कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर टू रिड्यूस टाइम, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि रिस्क है कि टारगेट कॉस्टिंग मे नॉट सक्सीड टू इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है? टारगेट कॉस्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सक्सीड नहीं होगी। ये हो सकता है अगर आप प्रेशर में वर्क कर रहे हैं टू रिड्यूस टाइम, राइट? इन शॉर्ट, डिक्रीज in unit production time may lead to undue pressure on design and implementation phase, ठीक है? स्टेज या फेस जो भी, ठीक है? देखिए, टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली कहाँ एप्लीकेबल होता है? पर्टिकुलरली जहाँ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग हो। कुछ प्रोडक्ट इतने रिपीटेशन के थ्रू जाते हैं कि जो रिड्यूस टारगेट है दैट वर्क्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन फेज, ठीक है? दैट वर्क्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन फेज। लेकिन आप जब प्रेशर में वर्क कर रहे हो तो ये रिस्क है कि टारगेट कॉस्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में वर्क कर रहे हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो अगर यूनिट प्रोडक्शन टाइम को डिक्रीज करने में आप पे प्रेशर है तो उससे क्या हो जाएगा? अनड्यू प्रेशर हो जाएगा डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। क्यों? क्योंकि रिड्यूस कॉस्ट कहाँ यूज हो रहा है? रिड्यूस टारगेट्स दैट वर्क्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन फेज। तो अगर प्रेशर है टाइम रिड्यूस करने में तो प्रेशर किस पे आ जाएगा? डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज पे भी, ठीक है? दिस इज द प्रॉब्लम। देन व्हाट इज द रेमेडी? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन should have strong control over design team। डिजाइन टीम पे क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि जब यूनिट प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज हो रहा है, टारगेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिजाइन फेज पे क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। तो उसकी रेमेडी है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए किस पे? डिजाइन टीम पे, हेडेड बाय गुड टीम लीडर। द लीडर शुड हैव, लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? शुड हैव एक्सेप्शनल नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए डिजाइन प्रोसेस का, ऑफ डिजाइन प्रोसेस, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, एंड कमिटमेंट to stay within both time and cost budgets, ठीक है? for a design project, ठीक है? इसकी रेमेडी क्या है? ठीक है, जब टारगेट रिड्यूस हो रहे हैं तो प्रेशर आ रहा है डिजाइन फेज पे। क्यों प्रेशर आ रहा है? क्योंकि जो रिड्यूस टारगेट है दैट वर्क्स एज फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन फेज, ठीक है? लेकिन अब इसकी रेमेडी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए डिजाइन टीम पे, हेडेड बाय अ गुड टीम लीडर। और गुड टीम लीडर के पास एक्सेप्शनल नॉलेज होना चाहिए डिजाइन प्रोसेस का, इंटरपर्सनल स्किल का, और कमिटमेंट होनी चाहिए बोथ टाइम एंड कॉस्ट बजट, कि टाइम भी बजट में होना है और कॉस्ट भी क्या होना है? बजट में, फॉर अ डिजाइन प्रोजेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है तो उसको, उस प्रोजेक्ट को उस समय के लिए क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। और जब नए कॉस्ट रिडक्शन मेथड आ जाएंगे तब उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, ठीक है? इफ द टाइम required is too short, reject that project for that time। उस टाइम के लिए उस प्रोजेक्ट को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। and when there are new cost reduction methods,
एक्सेप्ट दैट, ठीक है, प्रोजेक्ट उस समय के लिए क्या कर दो, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, डिजाइन फेज पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जब आप उस समय रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जब कुछ नए कॉस्ट रिडक्शन मेथड आ जाएंगे तब उस प्रोजेक्ट को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, राइट। अभी थर्ड क्या पूछा है आपसे कि टारगेट कॉस्टिंग सबसे ज्यादा कौन सी सिचुएशन पे सुटेबल है। टारगेट कॉस्टिंग वहां सबसे ज्यादा सुटेबल है जहां ऑलमोस्ट मेजर कॉस्ट है जो उस प्रोजेक्ट का वो डिजाइन फेज में लॉक हो, राइट। टारगेट कॉस्टिंग इज सुटेबल वेयर मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट या majority of product cost is locked in design phase। सबसे ज्यादा टारगेट कॉस्टिंग कहाँ सुटेबल है, जहां मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिजाइन फेज। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो ज्यादातर यही होता है, लेकिन ओनली फ्यू सर्विस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यही होगा, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ थोड़ी ही सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिजाइन फेज, ठीक है। जनरली सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्शन फेज में कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जब सर्विसेज दे रहे हैं वहां पे कॉस्ट लगती है, राइट। दिस इज द केस इन majority of manufacturing industries, but only few service industry, ठीक है। डिजाइन फेज पे मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट लॉक हो, ये मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, बट ओनली फ्यू सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन कुछ ही सर्विस इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। इन सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉस्ट इज incurred in प्रोडक्शन फेज। कौन से फेज में, प्रोडक्शन फेज में, व्हेन द एम्प्लॉय is providing services, right। There is design phase in service industry also। सर्विस इंडस्ट्री में भी क्या होता है, डिजाइन फेज होता है, बट द वर्क देयर is to align activities conducted by employees while giving services, while providing services, ठीक है। देखिए टारगेट कॉस्टिंग सबसे ज्यादा सुटेबल कहाँ है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिजाइन फेज। मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ लॉक है, डिजाइन फेज में। तो मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो यही होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कॉस्ट लॉक कहाँ है, डिजाइन फेज में, लेकिन सिर्फ कुछ ही सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता है। जनरली सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉस्ट कहाँ होती है, इन प्रोडक्शन फेज, जब एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में भी डिजाइन फेज होता है, डिजाइन फेज होता है, लेकिन वो क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि जो एक्टिविटीज की गई है किसके द्वारा, एम्प्लॉयज जो एक्टिविटीज करते हैं सर्विस देने के समय उनको अलाइन करना ही सिर्फ काम होता है क्या, डिजाइन फेज में, ठीक है। तो बेसिकली हमको पूछा क्या था, सुटेबल कहाँ है, जहां मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज लॉक्ड इन डिजाइन फेज, राइट। ये तीनों पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।